लंबे समय की बचत और निवेश। वॉरेन बफे की एक बहुत ही मशहूर कहावत है, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे मत बचाओ, बल्कि बचत करने के बाद जो बचा है उसे खर्च करो। और इस एक वाक्य में खर्च और बचत का पूरा गणित छुपा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं जाने माने फाइनेंस जर्नलिस्ट मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। आज के इस भाग में चर्चा होगी कि किस तरह छोटी छोटी पर लंबे समय तक की गई बचत और उसके सही निवेश से कितने विशाल परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आइस एज को ही ले लीजिए। इतनी अधिक मात्रा में वो बर्फ रातों रात तो नहीं जम गई होगी, है ना? शुरुआत तब से हुई जब गर्मी कभी भी इतनी गर्म नहीं हुई कि पिछली सर्दियों की बर्फ को पिघला सके, और उस बची हुई बर्फ पर अगली सर्दियों में बर्फ जमा होना और आसान हो गया, जिससे आने वाली गर्मियों में बर्फ के चिपके रहने की संभावना बढ़ती चली गई, जो अगली सर्दियों में और भी अधिक बर्फ को आकर्षित करती चली गई। बस यही चक्र चलता रहा। सोचिए कैसे परिस्थितियों में अपेक्षाकृत छोटे से बदलाव से कोई चीज कितनी बड़ी हो सकती है। जो एक गर्मी से बची हुई बर्फ की एक पतली परत से शुरू हुआ, वो एक दिन एक पूरा का पूरा ग्लेशियर बन गया। हिमयुग से पता चलता है कि हमें किसी जबरदस्त परिणाम के लिए कोई बहुत जबरदस्त शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करीब 2000 से अधिक पुस्तकें हैं जिनमें बताया गया है कि कैसे वॉरेन बफे ने अपना भाग्य बनाया। उनमें से कई पुस्तकें बहुत कमाल की लिखी गई हैं, लेकिन लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया, ये नहीं कि उन्होंने बरसों मेहनत की और बहुत कम उम्र से ही अपनी बचत को निवेश करना शुरू कर दिया था। उनकी अधिकतर संपत्ति उनके 50वें जन्मदिन के बाद जुड़ पाई थी, और यही उनकी सफलता की असली कुंजी है। अगर यही काम उन्होंने 30 साल की उम्र में शुरू किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते, तो शायद हमने उनके बारे में सुना भी ना होता। देखा जाए तो वॉरेन बफे की सारी सफलता अपनी जवानी के वर्षों में बनाए गए वित्तीय आधार और अपनी अधेड़ अवस्था में उसे बनाए रहने की वजह से हुई। उनका कौशल निवेश करना जरूर है, पर उनका रहस्य समय है। इस तरह से कंपाउंडिंग काम करती है, किसी भी चीज को बस जोड़ते चले जाना। बफे की सफलता को बयान करने वाली 2000 पुस्तकों में से किसी का भी शीर्षक दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ अ सेंचुरी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उनके अधिकांश सफलता की कुंजी यही है। इस गणित को समझना मुश्किल है क्योंकि ये सहज नहीं है। आर्थिक चक्रों, व्यापारिक रणनीतियों और क्षेत्र के दाव पर तो ढेरों किताबें हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पुस्तक को शट अप एंड वेट कहा जाना चाहिए। चुप रहें और इंतजार करें, क्योंकि जो कुछ भी जल्दी से हासिल होता है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता। ये मान लीजिए कि यह आपके आर्थिक विकास के लॉन्ग टर्म चार्ट का सिर्फ एक पृष्ठ है। व्यावहारिक निष्कर्ष ये है कि बहुत से निवेश के प्रयास अधिकांश निराशाजनक ट्रेंडों, खराब रणनीतियों और असफलता के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हर कोई अपने लिए सबसे अधिक निवेश रिटर्न अर्जित करने की कोशिश करता है। ये सोच सही भी है। इसके लिए हम उन लोगों को दोष नहीं दे सकते जो अपने सभी प्रयासों को इसके लिए समर्पित करते हों। उन्होंने यही सीखा है और वो इसी का प्रयास करते हैं। ये सहज रूप से अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छा निवेश हर बार सबसे ज्यादा रिटर्न अर्जित करने के बारे में ही हो। कई बार ये उच्चतम रिटर्न एक ही बार सफल होता है, जिसे दोहराया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ कंपाउंडिंग यानी धीरे धीरे पर लंबे समय तक जोड़ा गया निवेश बहुत अच्छा रिटर्न अर्जित करने में सफल रहता है। आप इसके साथ टिके रह सकते हैं और इसे लंबे समय तक दोहराया जा सकता है। वहीं इसके विपरीत कम समय में भारी रिटर्न अर्जित करना की सोच के पीछे कुछ दुखद कहानियां हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। धनवान बने और बने रहें। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और ऐसा करने के बारे में बहुत सारी किताबें भी हैं, लेकिन धनवान बने रहने का एक ही तरीका है, थोड़ा कम खर्चा करें और साथ ही ये डर पालें कि ये धन कभी भी समाप्त हो सकता है। अगर आपके मन में ये दोनों ख्याल रहेंगे तो स्थिति कभी भी हाथ से नहीं निकलेगी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
आइए जानते हैं दो ऐसे निवेशकों की कहानी जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जिनके रास्ते लगभग एक सदी पहले टकराए जरूर थे। 1877 में जन्मे जेसी लिवरमो अपने समय के सबसे सफल निवेशक और व्यापारी थे। ये उस समय की बात है जब ज्यादातर लोग इस काम के बारे में जानते भी नहीं थे। 30 साल की उम्र तक उनके पास $100 मिलियन की संपत्ति जुड़ चुकी थी। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश ने, जबकि ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई, इतिहास में उनकी विरासत को और मजबूत कर दिया। लिवरमोर की पत्नी डॉरथी को सबसे ज्यादा डर तब लगा जब 29 अक्टूबर को वो घर लौटे। वॉल स्ट्रीट सट्टेबाजों की आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थीं। जाहिर है वो इन सब खबरों से बहुत परेशान थीं। तभी जेसी ने बताया कि उनकी अच्छी किस्मत और समझ से वो सिर्फ गिरते हुए स्टॉक पर पैसा लगा रहे थे और उस एक ही दिन में उन्होंने $3 बिलियन की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे काले महीने में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए थे। जब उनका परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, वहीं एक और आदमी भयानक निराशा में डूबा वॉल स्ट्रीट की गलियों में अपनी किस्मत का रोना रो रहा था। एब्राहम जरमांस्की एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे, जिन्होंने बाजार की गतिविधियों को देखते हुए बढ़ते हुए शेयर पर बहुत सारा पैसा लगाया। उनका लगाया ये दांव असफल रहा। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया और वो आखिरी बार वॉल स्ट्रीट की गलियों में अकेले भटकते नजर आए। वो दिन उनके जीवन का आखिरी दिन था। अक्टूबर 1929 की घटना ने जेसी लिवरमोर को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। इसने एब्राहम जरमांस्की को बर्बाद कर दिया, शायद उनकी जान ले ली। लेकिन समय तेजी से बीता और ठीक 4 साल बाद इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 1929 में किस्मत बदलने के बाद लिवरमोर ने आत्मविश्वास से भरपूर और बड़े बड़े दांव लगाए। इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो कर्ज में डूबते चले गए और अंततः उसी शेयर बाजार में उन्होंने सब कुछ खो दिया। बुरी तरह से टूटे हुए और शर्मिंदा वो 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए। दुखी मन से एक दिन लौट कर भी आए, पर उनका रास्ता तय था। लिवरमोर ने अंततः एक दिन अपनी जान ले ली। दोनों का समय अलग था, लेकिन जरमांस्की और लिवरमोर एक जैसे ही निकले। दोनों ही अमीर बनने में बहुत अच्छे निकले और अमीर बने रहने में उतने ही बुरे थे। पैसा कमाना एक बात है, इसे संभाल कर रखना दूसरी बात है। सर्वाइवल यानी बने रहने के लिए एक अलग ही मानसिकता को वास्तविक दुनिया में लागू करना पड़ता है। और आप भी अपने लिए ये 3 गुर सीखें। पहला, अगर मुझे बड़ा रिटर्न चाहिए तो ज़रूरी है कि उससे ज़्यादा मैं आर्थिक रूप से अटूट रहूं, और अगर मैं अटूट हूं तो मुझे वास्तव में लगता है कि मुझे सबसे बड़ा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ अद्भुत निवेश करके कंपाउंडिंग के सहारे काफ़ी देर तक टिक सकूंगा। दूसरा, योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा योजना के अनुसार योजना न बनाना है, क्योंकि कई बार हमें कुछ और चाहिए होता है पर हमारे भाग्य में कुछ और ही लिखा होता है। और तीसरा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपको भविष्य के बारे में आशावादी तो रखे, साथ ही पागलपन की हद तक आपको हर हाल में उस ऊंचाई तक पहुंचाए। तो ये मान लिया जाए कि एक मानसिकता जो एक ही समय में पागल और आशावादी हो सकती है, उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज को काले या सफेद के रूप में देखने में बारीकियों को स्वीकार करने की तुलना में कम प्रयास लगता है। जी हाँ, काफी गंभीर रहा ये सार, पर चर्चा अभी बाकी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ।